अपने यूनानी एक्सपर्ट हैं हमारे डॉक्टर काशिफ जकाई, और मॉडर्न मैं आप तमाम दोनों एक्सपर्ट से भी सवाल करता हूं। हमारे पहले जो एक्सपर्ट हैं, यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर काशिफ जकाई हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूं। आप यूनानी कंसल्टेंट हैं और हिजामा एक्सपर्ट हैं। नीलम दवाखाना इस दिल्ली में आपकी प्रैक्टिस है, और यूनानी प्रैक्टिस करते हुए आपके 3rd जनरेशन है। आपके वालिद हकीम इमामुद्दीन जकाई साहब भी यूनानी प्रैक्टिस में है और प्योर यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। यूनानी तरीका इलाज, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेस है इस वायरल डिजीज का, वह है तबीयत मुदब्बर बदन, या हम जिसको कह सकते हैं कि इम्यूनिटी। और हमारा जितना भी इलाज है, तरीका इलाज है, ये इसी इन 2 चीजों पर बेस करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस कोविड-19 की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो खुद ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि एज ए यूनानी प्रैक्टिशनर हम जो पेशेंट्स जो कोविड-19 हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए अपना मैनेजमेंट, अपना तरीका इलाज आपको बताएं और आप अपने उन पेशेंट पर उसका इस्तेमाल करें। तो मैं सबसे पहले बुला रहा हूं डॉक्टर काशिफ जकाई, जो यूनानी कंसल्टेंट हैं, वो आएंगे और इंटीग्रेटेड क्लिनिकल अप्रोच ऑफ कोविड-19 का यूनानी क्या अप्रोच है वो आपको बताएंगे। डॉक्टर काशिफ जकाई। ठीक, कोई अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जैसे डॉक्टर ने बताया कि हम कोविड-19 की वबा से जूझ रहे हैं, और उस वबा के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पे पीछे स्लाइड जो है वो तो थोड़ा सा इस पार्ट को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इन यूनानी। सब लोग ये कह रहे हैं कि यूनानी में या आयुर्वेद में इम्यूनिटी की बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो पहले तो पता करा जाए कि इम्यूनिटी क्या चीज है और यूनानी का उस पर टेक क्या है, यूनानी उसे कैसे समझती है। इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफियत जो है तबियत पे ही पार्ट है। अब तबियत जो है, इम्यूनिटी एक ब्रॉडर या स्मॉलर टर्म है, तबियत उससे एक बड़ी टर्म है। आइए तबियत को भी समझ लेते हैं। तबियत इज अ मैनेजिंग पावर व्हिच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनवॉलंटरी अनकॉन्शियस इज अ सोर्स ऑफ ऑल मोशन एंड रेस्ट। यानी तबियत एक ऐसी कुआ है जो जिसमें इंसानी के मुनाफे के तौर पे और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बॉडी के लिए वर्क करती है। इसका गैर इरादती होती है, इसका इरादा नहीं करता कोई तबियत के लिए, तबियत होती। और जितने भी जिस्म में मोशन यानी हरकत व सुकून हो रही है वो सब तबियत से होती है। ये बुकरात की डेफिनेशन है, ये हमने तालीम इल्म के ज़माने में भी पढ़ी थी, और ये सबसे अच्छी है। तबियत जो है बेसिकली आपकी कुव्वत मुदब्बरा बदन है। आपके बदन में जो कुछ चीज भी हो रही है, चाहे मोशन हो या हरकत हो या सुकून, वो सब तबियत से है। तबियत का ही पार्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी का मतलब हमारा मॉडर्न। यूनानी में इसका कुव्वत मुदाफियत क्या होगी, लेकिन सबसे आसान जो टर्म यूनानी के ट्रेडिशन को समझनी चाहिए वो कुव्वत मुदब्बरा बदन है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड। हमने तबियत को सिर्फ जिसमें इंसानी तक महसूस नहीं करता यूनानी में। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मेटाफिजिकल लेवल यानी सेलुलर लेवल तक भी हम अप्लाई करते हैं, और उसमें हम कामयाबी मिलती है। सबसे आसान काम जिसका मेटाफिजिकल लेवल पे मैं आपको तफसील से बताता हूँ। सेल हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल से सब टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है। अब
कोई भी परेशानी ऑर्गन सिस्टम में हो रही है तो वो रिवर्स ऑर्डर में भी होगी, ऑर्गन में भी होगी, टिश्यू में भी होगी, सेल में होगी। इसमें तबीयत कहाँ आती है, तबीयत कहाँ आती है उसका मैं आपको, सेल एक अपने आप में मुकम्मल लाइफ, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, रिप्रोडक्शन होती है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सेल की ये सब हमारे को बुनियादी हैं जो फिजियोलॉजी में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। अगर कोई वायरस या आरएनए वायरस, डीएनए वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो वो जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे साथ साथ सेल के इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से गैर तबई मादा यानी जो प्रोटीन्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के मुद्दे होते हैं और उनके खिलाफ जो एक्शन होता है वो कुव्वत मुदब्बरा बदन करती है, यानी तबीयत करती है। इस वजह से हमें ये सब चीज देख रही है। मैं सेलुलर लेवल पे इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको ये ध्यान रखे कि सिर्फ यूनानी जो है वो मैक्रो लेवल पे नहीं है, माइक्रो लेवल पे भी उतना इफेक्टिव है। यानी सेल की भी एक अपना मिजाज है, तबीयत है। अगर तबीयत में सेल्स में बिगाड़ आएगा, चाहे वो वायरस से आए, चाहे वो कंटिन्यूअस इंजरी से आए, तो उससे आपकी तबीयत जो मैक्रो लेवल की है वो भी बिगड़ जाएगी। अब हमने तबीयत थोड़ी सी समझ ली, सेलुलर लेवल पे तबीयत समझ ली। एक उसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। हम लोग मॉडल में पढ़ते हैं कि जिंक एंड विटामिन सी दैट इज साइक्लिक एसिड बेनिफिशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। व्हाई? क्योंकि जिंक और विटामिन सी हमारे क्रेब्स साइकिल में एक्ट करता है एटीपी सिंथेसिस के लिए, जिससे एनर्जी बनती है। यानी ये दो चीजें जो है हमारी बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। इन दोनों की कमी हो तो इससे परेशानी है। लेकिन हम जब यूनानी में बात करते हैं तो कुव्वत तहल्लुक में पूरी की बात करते हैं, इस तहल्लुक में सब चीजों की बात करते हैं, चारों कुव्वतों की बात करते हैं, तो कुव्वत मुदाफियत की बात नहीं करते। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट इम्यूनिटी का ब्रॉडर है, वो क्या कि सेल का जो कॉन्सेप्ट है तबीयत के ताल्लुक से मेटाफिजिकल लेवल पे, मैं आप लोगों को से दोबारा जोड़ता हूँ। हम बात करते हैं दोबारा तबीयत की, जो कि हमने सेलुलर लेवल पे करी थी। अब हम एक आम लैंग्वेज बोलते हैं कि हमारे पास मरीज आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, हकीम साहब मेरी तबीयत खराब है। अब हम कोई टेस्ट नहीं लिखते, लेकिन तब भी उसकी तबीयत के बारे में जान लेते हैं। तो क्या चीजें हैं जो तबीयत के बारे में हमें जानकारी देती हैं या नॉलेज देती हैं? तबीयत किससे मुतासिर होती है, या तबीयत का क्राइटेरिया क्या है? कौन सी तबीयत को हम खराब कहेंगे, कौन सी तबीयत को हम ठीक कहेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका बड़ा आसान बता, ये उर्दू में है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनका असर जो है उनकी सही जबान में होता है। तबीयत का इतलाक 4 चीजों पर रखा गया है, ये भी हमारे तालिब इल्म के जमाने में रखा है, आसान जबान में बड़े आसानी से हर कोई समझ सकता है। उस मिजाज पर जो बदन इंसानी के लिए मखसूस है, सबसे पहला कंडीशन या पहला कंडीशन तबीयत किसी की ठीक है या खराब है, उसके बारे में जानने का आसान तरीका ये है कि उस मिजाज पर जो बदन इंसानी के लिए मखसूस है, मान लीजिए गर्म मिजाज का आदमी है या फिर औरत है या फिर कोई मरीजा है या मरीज है जिसको सफरा गर्मी की सफरा है, उसके साथ साथ अगर उसकी सफरा में यानी गर्मी और खुश्की में कोई परेशानी होगी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। बदन की तरकीबी हैयत पर यानी आर्किटेक्ट ऑफ बॉडी, यानी मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी, यानी अगर कोई उसको माइक्रो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो रही है या फिर मैक्रो लेवल पे आर्किटेक्ट पे बाहर से कोई एनोमली नहीं हो रही, कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, डिफॉर्मिटीज तो नहीं हो रही, उससे उसकी तबीयत नासाज रहेगी। अब यहाँ पे हमने तबीयत के साथ जोड़ा कुव्वत मुदब्बरा बदन, दैट इज इम्यूनिटी, जिसको एक कोरिलेट कर सकते हैं। कुव्वत मुदब्बरा बदन यानी हमारी ऐसी कुव्वत जो बदन इंसानी को मुदब्बर रखे, मुदब्बर यानी उसके अंदर जो सिमी तासीर हो रही है उसको दूर करे। सिमी तासीर कैसे हो सकती है? हमारे जो फुजलात जो जिस्म में बनते हैं उनका तनकिया होता रहे, उनका सफरा होता रहे, प्लस दरअसल सफरा ना हो कि तबीयत बोझिल हो जाए। एक और फैक्टर जिसे हम इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, हरकत नफसानी पर फिलॉसफी लोग,
जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे प्रोफेशनल्स के लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बल्कि एक WHO की रिसर्च है कि डॉक्टर्स की लाइफ स्पैन जो है वो नॉर्मल लाइफ स्पैन से 5 ईयर्स कम है। उसकी वजह है स्ट्रेस, यानी हरकत नफसानी ज़्यादा है हमारा, तो हमारी तबीयत उससे बोझल रहती है। हम इन चारों कंडीशन को साइमल्टेनियसली अगर एक जगह रखें तो हमें पता लग सकता है कि हमारी तबीयत कैसी है या सामने वाले की तबीयत कैसी है। इसके लिए हमें कोई मेडिकल महंगे टेस्टों की जरूरत नहीं है। ये इजीली 4 चीजें हैं जो हम हिस्ट्री से, अपने फन से और मालूमात कर सकते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये तबीयत ठीक है या खराब है। अब हम बात करते हैं आज की हॉट टॉपिक कोविड-19 के बारे में। भाई सर, यूनानी कॉन्सेप्ट क्या है, यूनानी तस्करा क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने अपने तालिब इल्म के ज़माने में PSM यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में बहुत सारे इन्फेक्टिव डिजीज और बहुत सारे वबाई अमराजों के बारे में पढ़ा है। उसका जिक्र उस टाइम नहीं था कोविड-19 का, लेकिन आज है। तो हमारे यूनानी लिटरेचर इसके बारे में क्या कहते हैं कि कोविड-19 जैसा हमें पता है इन्फेक्टिव डिजीज है, और इब्न सीना ने इन्फेक्टिव डिजीज के साथ साथ वबाई अमराजों को भी डिफाइन किया गया है। आज भी जो क्वारंटीन के प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़्यादातर जो फॉलो हो रहे हैं वो इब्न सीना की किताब अल कानून फी तिब के हिसाब से ही फॉलो हो रहे हैं। वो मोटा मोटा लबोलवाब वही है, उनमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल है, वो वक्त माहौल के हिसाब से ज़रूरी भी है और होती भी रहती है। लेकिन जो मोटा मोटा क्वारंटीन का 40 डेज का कॉन्सेप्ट है वो भी इब्न सीना ने ही दिया था, अल कानून फी तिब में ही दिया था। साथ साथ उसने वबाई अमराज जो बुखार के साथ आते हैं उनको हुम्मा वबाइया के टॉपिक में डिस्कस किया गया। तो यूनानी में हुम्मा वबाइया का तस्करा है और इसे हम हुम्मा वबाइया ही मान के इसका इलाज करेंगे, और उसमें जो रद्द-बदल होगी वो करेंगे। थोड़ा इसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी ले लेते हैं कि कोविड-19 जो है वो SARS-CoV-2 वायरस, जो कि कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, उससे होता है। हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए यूजुअली 200 से ज्यादा वायरसेस नोन है जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन मेजर जो 4-5 फैमिलीज हैं उनमें एक कोरोना वायरस फैमिली है, इन्फ्लुएंजा फैमिली है यानी अनफुलअंजा, उसका भी नाम जो है वो यूनानी ही है बेसिकली, अनफुलअंजा यानी भेड़ की बहती हुई नाक से ही निकला हुआ है वो। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 14 डेज रहता है, जो कि मीडियन 5 डेज होता है, यानी उसके सिम्टम्स किसी को इन्फेक्ट या किसी के कॉन्टेक्ट आने के विद इन 5 डेज to 14 डेज तक में उसके सिम्टम आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ SARS-CoV-2 एंड कोविड-19 के बारे में। यूनानी क्या कहती है किसी वायरस के बारे में, ये इस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं इस पर कायम रहता हूं क्योंकि एक तरह से मेरा नजरिया भी है और कई मेरा तजुर्बा भी है इसको हमने। वायरस इज अ कैफियत और ये एक हार कैफियत है। उसकी वजह क्या है कि वायरस एक यूजुअली RNA DNA का एक मॉलिक्यूल है या एक स्ट्रक्चर है जो कि एक कैप्सूल या कैप्सिड की शक्ल में, जो कि बहुत बारीक सी फैट लेयर हो सकती है या कोई प्रोटीन लेयर होती है, उसके अंदर रहता है। ये कोई जानदार चीज नहीं है और बेजान चीज नहीं है, इन बिटवीन चीज है। तो ये बेसिकली एक कैफियत है, एक हाल कैफियत है। इसे एक्सप्रेस करने के मतलब इसको जब ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाएगी तो इसे जाहिर होने के लिए, मादे में तब्दील होने के लिए एक मादा पहले से चाहिए, उसमें बिगाड़ पैदा करनी है, जो कि बलगम है। ये ज्यादातर वायरस जो है वो बलगम ही खिल्त को इन्वॉल्व करते हैं। मैं हार कैफियत के वायरस की बात कर रहा हूं, कोविड-19 की बात करूं, मैं सारे वायरसेस की बात नहीं कर रहा। अब माहियत मर्ज के बारे में बात कर लेते हैं। जब खिल्त बलगम जो है वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो उससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी चेंजेस आते हैं। तो क्वालिटी में चेंजेस आने से बलगम में शोर यानी सफरा मिला हुआ बलगम, और बलगम में अफस यानी सफरा सौदा मिला हुआ बलगम बनता है, जो कि गैर तबई मादा है। गैर तबई यानी हमारी तबीयत को ये फुजला है या खराब मादा है, इसको बाहर जाना चाहिए। अगर ये मादा हमारे जिस्म में रहेगा तो हमें तकलीफ यानी बीमारी रहेगी। ये बात आप जहन में बिल्कुल वाज़ेह रख लीजिए कि जब भी किसी खिल्त के कैफियत में बिगाड़ होगा तो उससे मज़े सादा बिगाड़ है। अगर मादे में आता है तो परेशानी ज्यादा होती है।
एक और नजरिया इसमें रखता हूं मैं कि बैक्टीरिया जो है वो जानदार चीज है, ऑलरेडी एक मादा है, उसकी भी एक अपनी तबीयत है। ठीक, उसकी जो तबीयत है वो जब हमारी तबीयत पे जब एंडोटॉक्सिन सिक्रीट करती है या एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करती है तो तबीयत हमारी बोझिल होती है। वो एक मादी मर्ज होता है। वायरस का मर्ज शुरुआती हालात में कैफियत के ताल्लुक से होता है, कैफियत का बिगाड़ रहता है इसमें। होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। हम जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं नॉन क्रिटिकल पेशेंट की बात कर रहे हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। उसकी वजह है जैसे जैसे कोमॉर्बिडिटीज बढ़ेंगी वैसे वैसे फसादे दम या कोई ना कोई सुए मिजाज जुड़ता जाएगा, जिससे इलाज मुख्तलिफ होता जाएगा। यहाँ पे हमारा मौजू एक नॉर्मल पेशेंट के लिए है जिसको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, और एक एडल्ट पेशेंट के लिए हमारा है 16 से 70 साल तक के लिए। इसमें उसको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हम सब लोग आज जानते ही हैं कि क्लिनिक्स में हमारे आ भी रहे। अब मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, एब्डोमिनल सिम्टम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम एंड फीवर सिम्टम्स। जब रेस्पिरेटरी सिम्टम आएगा तो सबसे इसका कार्डिनल सिम्टम आजकल के टाइम पे मिल रहा है, तकरीबन हमारे क्लिनिक पे रोज 20 पेशेंट आएंगे या सब किसी की भी क्लिनिक पे पेशेंट आएंगे तो ये कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को 1-2 दिन में नजला बुखार हुआ और मेरे जायका खत्म हो गया और मेरे मुंह से बदबू, नाक से खुशबू बदबू का मसला खत्म हो गया। ये इसका कार्डियो सिस्टम है। एनोस्मिया, अनुशंस, कफ एंड कोल्ड लेकर आएगा, नजला, खांसी, जुकाम, और कुछ पेशेंट ब्रेथलेसनेस लेकर आएंगे जिनको निमोनाइटिस डेवलप हो रहा होगा। दूसरी बात, इसके कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आएंगे। कोविड-19 के पेशेंट होंगे लेकिन उनको लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन उनको पेन इन एब्डोमेन मिल जाएगा, वॉटिंग मिल जाएगी, ब्लैचिंग मिल जाएगी, यानी डकारे बताएंगे, पेट में दर्द बताएंगे और दस्त बताएंगे। जो एब्डोमिनल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम होते हैं वो भी मिल जाएंगे। इन एल्डरली फीमेल्स में भी ये कुछ सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और ये रिपोर्ट्स करे जा रहे हैं। इन फिल्म को ड्यूरेशन बार बार पेशाब जाना होगा, पेशाब में भी जलन होगी। खास तौर से एल्डरली फीमेल्स में अबाउट 60 फीमेल में ये बहुत कॉमन मिल रहा है सिम्टम। फीवर तो होगा ही इन सब के साथ, तभी उसे कोविड-19 में रखा जाएगा। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में फीवर का रेंज रहेगा 99.5 to 104, ये इससे भी हाइपरपैरेक्सिया से भी ऊपर की क्लासिफिकेशन रहती है, वो चली जाती है। अब यूनानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या किसी भी बीमारी को 4 स्टेजेस में बांट देती है। वो सबसे पहली स्टेज रहती है इब्तिदा यानी स्टार्टिंग, यानी कोई भी बीमारी अगर स्टार्टिंग हो रही है और ये वाली स्टेज में पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसे वो क्या आपको इलामतें बताएगा और आपको क्या इलाज देना है उसका तफसील देखिए। पेशेंट 16 से 70 साल तक की उम्र का होगा, हमने इस बात को डिफाइन कर दिया गया है। वो क्या सिम्टम लाएगा? फीवरिश, फीवर यूजुअली 99 to 100 के बीच में होवर अराउंड करेगा, तेज फीवर नहीं होगा, माइल्ड फीवर होगा, और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होंगे माइल्ड फॉर्म, मैलेज, माइल्जिया, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब चीजें उसको माइल्डर फॉर्म में मिलेंगी। वो कहेगा कुछ बतली हो रही है, कुछ सर में दर्द है, कुछ जिस्म में दर्द है, कुछ जोड़ों में दर्द है। ठीक है, ये कुछ दवाइयां जो मिलन दवाखाने में हम दे रहे हैं ऐसे मरीजों को जो कोविड-19 है या फिर नॉन कोविड-19 है लेकिन वो ये सब सिम्टम लेकर आ रहे हैं। खमीरा राजुका अम्बरी जवार वाला 5 ग्राम मिडी, खमीरा बरफशा और खमीरा शरबत उन्नाब, और के अजीब लो डोजेस का बहुत ध्यान रखा जाए। बेसिकली हमारा यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ये रहता है कि जो मॉर्बिड मैटर यानी जो गैर तबई मादा जो वायरस के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो गया है और जो खिल्त में कैफियती बिगाड़ पैदा कर रहा है उसको दूर करें, उस हरारत को जायल करे जाए और उस हरारत को कंट्रोल। हम बुखार को दुश्मन में नहीं माने तबीयत का, तबीयत के माविन है। अगर 102 यानी हाइपरपैरेक्सिया हो रहा है वो तबीयत को बोझिल करेगा, लेकिन 100 से 102 के बीच में है तो बुखार दुश्मन नहीं है। अब तो ये बात मॉडर्न में भी तस्लीम शुदा हो गई है कि 102 इज अ गुड टेम्परेचर, कि जहां तक हम पेशेंट को इजीली जो उसकी दवा है उस तक मैनेज करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि खमीरा राजुका अम्बरी जवार वाला शरबत, खमीरा बनफशा, ये बेसिकली सारी जो है
तो तबीयत के माविन दवाएं और हल्की ठंडी दवा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरारत पहले से ही बहुत बढ़ रही है। तो हल्की ठंडक पहुंचा के हरारत को तादील में रख सके और हरारत गरीजिया ज्यादा मुतासिर भी ना हो और रतूबत गरीजिया जो है वो खुश्क भी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। एक दवा खाने का ही मरकब रहता है अरके शाही, या तो वो इस्तेमाल कर लें या फिर अरके गुलाब, अरके पुदीना बिफोर मील देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें फमे मैदा की भी बुखार की वजह से, हरारत की वजह से हालत मिलती है, तो इसमें आराम देने में बड़ा फायदेमंद होता है ये। अब ये स्टेज ऐसी है जो यूजुअली सारे पेशेंट, तकरीबन 10 में से 7 पेशेंट इस स्टेज पर हमारे पास आते हैं। इंतहा यानी स्टेज 1 से तज़य्युद की हालात में रहा, यानी ज्यादती हुई सिम्टम्स की और अपने पीक पे पहुंच गया सिम्टम्स में। इस ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, यानी हमने जो गैर तबई मादा है उसको निकालना है। तबियत तभी ठीक होगी, हमारी तबियत बोझ हो गई है, तबियत और मर्ज में तशद्दुद हो रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से तबियत ने अपने हरारत गरीजिया को बढ़ा दिया, ताकि जो इंफेक्शन है या गैर तबई मादा है वो डीनेचर्ड हो जाए और हमारी बॉडी उसको आराम से सफरा कर सके, फारिग कर सके, पसीने के जरिए या फिर तलीन या इदरार के जरिए। तो हम यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो मुलय्यन यूज करेंगे, क्योंकि हुम्मा का एक असूल कुल्ली ये है कि जब भी इसमें आपको कोई तलीन, क्या कहते हैं, इस्तफराग का रास्ता ढूंढना है, वो तलीन ढूंढना है, न इसमें आपको मुहर्रिक दवा देनी तेज बुखार में, न मुदर देनी, क्योंकि ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रही है वहां पर। आप उसको डिहाइड्रेटेड और स्टेट में ले जाके तबियत को बोझल नहीं करेंगे, यानी तबियत और परेशान हो जाएगी। एज ए तबीब हमारा काम जो है वो तबियत के मौजूद है, हमें तबियत को सपोर्ट करना है, तबियत के खिलाफ नहीं करना। जब भी हम कोई भी काम करेंगे वो तबियत के सपोर्ट के लिए करेंगे। तो हम इसमें जो दवा देंगे वो सर्द खुद दर्जा 3 और 4 की देंगे। वजह, हमारा फीवर यूजुअली 101 से लेकर 104 तक रेंज कर रहा होगा, यानी शरीर हरारत गरीजा में इजाफा हो गया है। अब उसको अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग का जो मिजाज है वो सरतर है, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिमाग भी मुतासिर होगा, ठीक है। जैसे हम आम जबान में कहते हैं कि दिमाग पे बुखार चढ़ जाना, तो वो ना रहे, तो इसलिए हमें सर्द खुश्क दवा जो है वो दर्जा 3 की देनी पड़ेगी या 4 की देनी पड़ेगी। काफूर, फिटकरी, रोजंती, इस तरह की ऐसी खुशक दवा देनी पड़ेगी जिससे हरारत भी कंट्रोल रहे और साथ साथ ऐसी दवा देनी पड़ेगी जो इस्तफराग यानी बॉडी के अंदर से जो बॉडी मैटर है उनको क्लियर कर सके। जो दवाखाने में, इंडियन दवाखाने में मुजर्रिबात यूज हो रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा तस्करा कर देता हूं ताकि आप लोग उससे मुस्तफीद हो। खमीरा, गाजुबा, अमरी, जवार वाला, ये इसलिए ही दिया जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी दवा जो दिमाग को बचा के रखे, उसके मिजाज को अपने नॉर्मल मिजाज पे रखे। क्योंकि मैं आपसे फर्स्ट, जब पहले स्लाइड में मेरी आपसे बात हुई थी, जब एक तबीयत सबकी बिगड़ती है तो वो ऑर्गन की भी जो नॉर्मल तबीयत है उसमें भी फर्क आता है, एक सेल की में भी फर्क आता है, एक ऑर्गन सिस्टम की भी फर्क आता है, फिर जाके मैक्रो लेवल पे तबीयत बिगड़ती है। तो जब हम बात कर रहे हैं आज़ा की, तो दिमाग जो है वो आज़ा रईसा में शामिल है, इसको हमें बिल्कुल बचाना पड़ेगा। शरबत चेस्ट क्लियर एक दवाखाने का ही मुरक्कब है, शरबत जिगर खास ये दवाखाने का ही मुरक्कब है। ये दोनों 10 ml, अगर ये बेसिकली चेस्ट क्लियर जो है एक मुकर्रर सिरप है, जैसे हमने अपने तालिब इल्म के जमाने में वर्द मुकर्रर पढ़ा था कि एक ही शरबत की मतलब उसकी फायदा ज्यादा लेने के लिए उसको उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। तो यूजुअली आजकल के भागते दौड़ते जमाने में मरीज चाहता है कि कम डोज हो, तो हमने थोड़ा सा उसमें इनोवेशन करी है और उसमें करते हैं। तो चेस्ट क्लियर है 10 ml और शरबत जिगर जो है वो भी 10 ml आप सुबह शाम दीजिए। या शरबत सदर जो कि आम क्लासिकल प्रिपरेशन है, और शरबत दिनार 10 ml दे दीजिए। थर्ड हमारा जो है अरके शाही, जैसे हम पहले ही बता चुके, ये बेसिकली पेट के लिए, आपके लिए ठंडक पहुंचाता है पेट के लिए। अरके गुलाब और अरके पुदीना दोनों ईच 50 ml बिफोर मील दे रहे हैं, या फिर अरके शाही है उसी का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है जो आपको 50 ml एक साथ दे देंगे।
इथ्रिफल उससे खुद दूं 7 ग्राम एचएस। 7 ग्राम का मतलब पौन चम्मच। हमें, क्योंकि हमने शरबत दिनार भी दिया है, शरबत जिगर खास भी दिया है, ये दोनों जो है इस्तफराक के माविन दवा है, तो हमें इस तरह से कोशिश करनी है कि इस्तफराक जो है वो कंट्रोल्ड रहे, अनकंट्रोल्ड ना हो। अगर हमें किसी मुलय्यन दवा भी देनी है, तनीन भी करनी है, तो ऑलरेडी उसको ऐसे ना हो कि उसे बहुत सारे दस्त आ जाए, उससे ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड स्टेट हो जाए, जो कि फीवर की वजह से ऑलरेडी हो रही। तो हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, जो उसकी नॉर्मल डोज थी 7 to 15 ग्राम है, तो उसके हमने कम उस क्वांटिटी में ले लिए, 7 ग्राम ले लिया। अर्के अजीब जो सत पुदीना, सत अजवाइन और काफूर 1:1:2 के रेशो में बनाया जा सकता है। ये बहुत ही आसान यूनानी का मुरक्कब है, जो हर किसी के क्लिनिक पे इजीली अवेलेबल हो सकता है। इसमें कोई एक ऐसा मुरक्कब है जिसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तीनों कंटेंट ला के आपको एक साफ बर्तन में रख देने या अपने आप में तब्दील हो जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट दवा है आपके जीपी प्रैक्टिस के अंदर, ये तकरीबन आपके जीपी के हर पेशेंट को दी जा सकती है। लाउड सबसे सादा, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिम्टम हुए, गले में खुश्की, खराश, खांसी, तो लाउड सबसे सादा एक बहुत अच्छी दवा है। अगर हमारे पास पेशेंट इंतहा में यानी तेज फीवर के साथ एब्डोमिनल सिम्टम लेकर आता है, तो उसके भी कुछ हमने जो मुजरबात है जो दवाखाने पे यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, ये और भी क्या कहते हैं पेट के सिम्टम्स पे यूज करते हैं। अर्के अजीब 3 to 4 ड्रॉप्स 4 to 5 टाइम्स अ डे। अर्के शाही 50 ml TDS। जैसे ही हम ये बात कर चुके हैं कि अर्के गुलाब और अर्के पुदीने का ये मिक्सचर है जो कंपाउंड में हम बना रहे हैं। जवारिश अनारेन 15 ग्राम। जवारिश अनारेन एक बहुत अच्छा मुरक्कब है इस हालात में देने के लिए। मैं यूजुअली 10 से 15 ग्राम जवारिश अनारेन खाना खाने से पहले अर्के अजीब के साथ दिलवाते हैं, उससे जो पेट की तकलीफों में बहुत जल्दी आराम आ जाता है। कुर्से पुदीना अगर उनको लूज मोशन है या फिर डायरिया हो रहा है, क्योंकि कुर्से पुदीना एक काबिज दवा है। और कई बार क्या होता है कि लूज मोशन नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन की हालत होती है, अजाबत ठीक से फारिग नहीं हो पा रही। हमारा जो हमने आपको बताया कि हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो ये है कि इस्तफराक करना है और तलीन करना है, तो हमने उसको पेट साफ करने के लिए शरबत जिगर खास दे देंगे 10 से 15 ml, फिर उसे हम कुर्से पुदीना नहीं देंगे। अच्छा, एक और तजुर्बा आसानी से जो आप लोग मुरब्बे भी कर सकते हैं, अर्के अजीब और रोगन बाबूना, अर्के अजीब की 2-4 बूंदें और रोगन बाबूना 10 ml मिला के एक जो तेल बना ले, उसको पेट के ऊपर मालिश करवाने से जो पेट का वक्ती तौर का अफारापन और पेन है, टेंडरनेस है, जिसे रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं हम, उसमें एकदम रिलीफ मिलता है और पेशेंट बहुत रिलीफ मिलता है। विदिन 15 to 20 मिनट्स तक रिलीफ आ जाता है मेरे दवाखाने पे, मेरे अपने तजुर्बे में है। यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम भी मिलते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया कि जब कोविड-19 की जो एल्डरली फीमेल्स आ रही हैं, वो यूरिनरी डिस्कम्फर्ट लेके आ रही हैं, डिस्यूरिया लेके आ रही हैं, ठीक है, बाद में वो डायग्नोस हो रहा है, उसके लिए क्या अलामतें हैं? सबसे आसान जो इसके लिए कुर्से बारिद जो दवाखाने का एक मुरक्कब है, वो बेसिकली कुर्से काफूर का एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें मुंजिज बलगम भी दवा है थोड़ी सी, और मुदिर के साथ साथ शरबत उन्नाब देंगे हरारत को जाहिर करने के लिए। और क्योंकि ओवर एज है, एज के बाद वहां पे खुश्की हो रही है, तो शरबत उन्नाब जो है वो तरतीब है, रतूबत पहुंचाता है हल्की, लेकिन शरबत जिगर खास भी, ताकि सुद्दे भी टूटे और उससे साफ सफाई रहे पेट की। अर्के शाही आपने देख ही लिया हुआ, ये कॉमन चल रहा है, ये फमे मेदा की हालात को रोकता है और पेट से गर्मी कहीं और जाके दिल में जाके घबराहट पैदा करे उसको रोक देता है। अब हम मर्ज की तीसरे हालात की स्टेज की बात कर रहे हैं कि अब पहले तो मर्ज स्टार्टिंग फेज लेकर आया, स्टार्टिंग सिम्टम्स लेकर आया, इंतहा हो गई। अब कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनको फीवर तो सबसाइड हो जाता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो बताते हैं डॉक्टर साहब बाहर मतलब थर्मोमीटर में तो फीवर नहीं आ रहा मेरे, लेकिन मुझे फीवर लगता है हमेशा, मुझे थकावट रहती है बुखार आने के बाद और मैं इससे बहुत तकलीफ में हूँ। इसको भी यूनानी ने डिफाइन किया, इसको इन्हितात
बोला, यानी खत्म होती हुई हालात बोला, रिग्रेसिव फेज बोला, रिग्रेशन फेज बोला। और इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा चेंज हो गया पहले दो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट जो है इसमें हमें जो देना है वो तरतीब देनी है, यानी रतूबत पहुंचानी है। अब हमारी जो तबीयत है वो बोझिल हो गई, उसने मर्ज से शिद्दत से लड़ाई कर ली, मर्ज से तकरीबन गालिबन जीत हुई, लेकिन अब वो जो है वो बोझिल हो गई है, थक गई, उसकी रतूबत गरीजिया जो है वो जायल हो गई है, अब उसको बढ़ाना है, लेकिन अब उसे सुकून भी देना है, तो तबरीद देनी है। तरतीब और तबरीद ये दो असूल कुल्ली रहते हैं इस लाइन ऑफ, इस हालात में इलाज करते हैं। तो हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया दवा वो बता देते हैं। ट्रीटमेंट जो हम अपने दवाखाने पे देते हैं इस तरह के मरीजों का जो फीवर लेके आते हैं, लेकिन उनको फीवर थर्मोमीटर में नहीं आता, लेकिन वो हमेशा बताते हैं। एक शरबत इम्यूनोफुल है दवाखाने का ही अपना मुरक्कब है, उसमें भी गिलोय, नाक, खांसी, बालचड़, अजवाइन, सौंफ, इस तरह की करीबन 8 दवाइयां हैं, उनका डिफरेंट रेशियो में। या फिर हम क्लासिकल की बात करें तो शरबत खांसी और गिलोय का जो शानदार, ये एक बेहतरीन दवा साबित होती है इस तरह के बुखारों को करने के लिए। एक चीज हम मिस कर गए, वो हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। इंतहा की हालात में ये जितनी भी दवा हमने आपको बताई है ये 15 दिन तक देनी है हमें लगातार। अब इंहिदात की हालात में जब तक उसको मुकम्मल शिफा ना हो जाए जब तक देनी है। गिलोय और जो शानदार शरबत खांसी वैसे मुअर्रक दवा है, यानी पसीना लाने की दवा है। आपको उसे खाने के बाद अगर अच्छी खांसी, पहले के लोग मुरक्कब खांसी खाते थे तो वो बताते थे कि डॉक्टर साहब पसीने छूट रहे हैं मुझे दवा से, तो वो ठीक है। खांसी बेसिकली इसी तरह के लिए आपका जो इस्तफराग का अमल है वो हल्का करेंगे, अब तलीम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी तबीयत बोझिल हो गई है। कभी इस्तफराग नहीं करेंगे, ज़ईफ इस्तफराग करेंगे, यानी हल्का इस्तफराग करेंगे, ताकि जो बचा कुचा गैर तबीयी या फासिद मादा है उसको हम निकाल दें। उसका हम आसान तरीका जो चुनते हैं वो पसीना है। शरबत खांसी इसलिए दिया जा रहा है। अब हमें तबरीज भी देनी है तो हम उसके लिए खमीरा मरवारिद देते हैं। खमीरा मरवारिद एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा है, आज के ज़माने में भी कई रिसर्च आर्टिकल्स हैं और ये बेहतरीन दवा है इस हालात को देने के लिए। बुखार के बाद मरीज बता देता है कि बुखार तो चला गया लेकिन डॉक्टर साहब जी घबराया ऐसा रहता है, बेचैनी सी रहती है, तो खमीरा मरवारिद का इंडिकेशन इस टाइम इसी चीज के लिए है और सबसे अच्छा काम करता है। और भी बहुत सारी इंडिकेशन है, लेकिन फिलहाल बुखार के ताल्लुक से इस चीज पर इंडिकेशन खसूसन तौर पर ध्यान रखा जाए। शरबत शिफा ये भी एक दवाखाने का मुरक्कब है, जो शरबत मूवीज का ही कंसंट्रेटेड फॉर्म है, प्लस उसके अंदर कुछ जो तब्दीलियां लाई गई हैं वो वक्त लिहाज के हिसाब से। बेसिकली मुनक्का जो मैं आपसे कहता मुनक्का खांसी, ये मुनक्का का ही शरबत है एक तरह से। अर्के हाजिम आप इसमें भी देख रहे हैं कि फमे मैदा की हालात में ना, लेकिन उसके साथ साथ हमने अर्के हाजिम जो है ये भी दवाखाने का एक मुरक्कब है। इसमें अर्के पुदीना, अर्के अजवाइन और अर्के बादियन 50 ml तीनों मिलाकर 150 ml बैठता है, लेकिन ये 50 ml में ही रहता है क्योंकि डोजेज जो है आजकल के जमाने में इंपॉर्टेंट है। शरबत चेस्ट क्लियर जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको, ये भी दवाखाने का। इसकी जगह आप चाहे क्लासिकल में तो शरबत सदर और शरबत दिनार भी दे सकते हैं। इसे कब तक देना, जब तक लिथार्जी यानी थकावट दूर ना हो जाए और बुखार मरीज खुद ना कह दे कि दूर है, क्योंकि खुद जो तबीयत है वो कुव्वत मुदब्बरा बदन है, यानी अपने आप को मुरब्बर करने के लिए जो उसको टाइम चाहिए वो लगेगा। अब हम एक लास्ट स्टेज पर आ गए कि अब इख्तिताम यानी खत्म। पेशेंट को फीवर नहीं है, कोई उसके एसोसिएटेड सिम्टम नहीं है, मैनिफेस्टेशन नहीं है कोई डिजीज की, ना मर्ज ना अर्ज है, लेकिन मरीज एक चीज बताता है डॉक्टर साहब मैं थकावट नहीं जा रही, मेरे से काम करने का जी नहीं करता। इस तरह के भी हमारे भी और आपके भी मतलब में बहुत सारे मरीज आते हैं। इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ तरतीब है और रतूबत गरीजिया का बनाना है। हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हरारत, हल्की हरारत रखकर रतूबत पहुंचाई जाए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने चारों स्टेजेस में से 2 स्टेजेस छोड़ के 3rd और 4th स्टेज पर हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बदल दिया है। उसकी वजह है कि अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो रतूबत गरीजिया जो है वो मुतासिर है, उसको बढ़ाना है और हल्की हरारत को बढ़ाना है क्योंकि अब बोझिल हो गई है। तो ऐसी दवा जो मुकव्वी जिगर हो उनको देना है या मुकव्वी अज़ा रईसा हो उनको देनी है। तो जैसे शरबत शिफा या बनी मुनक्का एक बेहतरीन हेमेटनिक है, यानी एक खून बनाने की दवा है। साथ साथ एक हाजिम बहुत अच्छी है। इसके अंदर शिफा के अंदर और थोड़ी सी दवाइयां ऐसी हैं जो हाजिम है, मूवीज के अंदर भी दवा ऐसी हैं जो हाजिम भी है। शरबत शिफा 15 ml, अब यहाँ पे हमने इसकी डोज बढ़ा दी। आप डोज पे थोड़ा सा तवज्जो करेंगे
उसकी डोज बढ़ा दी है, प्लस शरबत फौलाद दे दिया है, यानी उसको मुकव्वे जिगर दवा चालू कर दी है। या तो हम ये दे सकते हैं, ये उन पेशेंट्स को देंगे जिनको लिथार्जी हो। अब जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रह रही है और हल्का ब्रुदगी रहती है, उनको दूसरे नंबर का जो हमारा ट्रीटमेंट में हमने मेंशन कर रखा है, शरबत जिगर खास या शरबत दिनार दे देंगे, या उसके साथ साथ उन्नाब दे देंगे। उन्नाब जो है इस ऐसे हालात में बहुत अच्छी दवा है, गर्म तर दवा है, जो हमें चाहिए वो है इस दवा के अंदर। अच्छा, एक और अजीब बात है, माजून आरत खुरमा या फिर माजून पावर प्लस, ये भी एक खजूर का ही बनी हुई दवा है, आरत खुरमा से मुशाबित करती है, थोड़ा सा उसका तब्दील है, वो मौसम और मिजाज के हिसाब से हर कोई दवा खाना अपना करता है। हम यहाँ पे आरत खुरमा देंगे। ये सिर्फ सेक्सुअल डायबिटीज की दवा नहीं है, ये जनरल डायबिटीज की भी बहुत अच्छी दवा है, जनरल टॉनिक बहुत अच्छा है, लेकिन एक शर्त के लिए, जिनका हाजमा ठीक होगा, जिनको कब्ज की कोई शिकायत नहीं होगी, उनके लिए हमने इस दवा का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है जनरल टॉनिक के तौर पे। इसके बाद एक लास्ट जो जवारिश शाही है, जवारिश आमला। जब भी कोई थक जाता है तो उसको हमारा सबसे पहला क्या काम क्या होता है, तबीयत थक जाती, उसके हाजमे की भी सलाह करी जाए ताकि उसे भूख लगे और वो खा पी के अपनी जो तबीयत जो उसकी बोझिल हो रही है उसको दूर कर सके। जवारिश शाही या आमला खाना खाने के बाद जरूर खिलाएं, इससे मरीज को जो इख्तिताम के हालात है उससे आराम मिल जाता है, पेशेंट आपका तंदुरुस्त रहता है। ये तो हमने कोविड-19 के बारे में बात कर ली। अब हम बात करना चाहते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट, उनका क्या लॉजिक है। ये कौन पेशेंट है भाई, सब लोग जानते हैं कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, तो कुछ लोग तो ठीक हो रहे हैं, तो क्या वजह है जो ठीक हो रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक भी यूनानी से मिलता है। तबीयत दैट इज कुव्वत मुदब्बरा बदन, यानी आपके अंदर की जो सिम्मी असरात रखने वाली चीजें थी उनको मुदब्बिर कर दिया गया, उनको इस्लाह कर दी गई तदबीर से अपने आप में। तो वो जो चीज है वो एसिम्टोमेटिक बनाती है, यानी आपकी बॉडी की तबीयत जो थी वो मर्ज से लड़के जीत गई, वो इतनी उसने मर्ज को अपने पे हावी नहीं होने दिया, इसलिए कोई सिम्टम नहीं आए, इसलिए कोई आजा की तबीयत नहीं बिगड़ी और आजा से हमारी खलिया यानी सेल की तबीयत नहीं बिगड़ी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग ठीक हो रहे हैं, आज हम रोज देखते हैं कि हमारी जो रिकवरी रेशियो है 56% है या 80% का कोई सिम्टम नहीं आ रहा, या आ रहा है तो बहुत माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं, उसकी वजह यही है, ये कुव्वत मुदब्बरा बदन यानी तबीयत जो है उनकी मर्ज पे गालिब हो गई है और उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा। अच्छा, इन मरीज ऐसे बहुत से मरीज, हम क्योंकि जनरल फिजिशियन के साथ साथ फैमिली फिजिशियन भी है, बहुत सारे पेशेंट होंगे जो हमें कहेंगे डॉक्टर साहब हमें कोरोना हुआ था या हमें कोरोना नहीं हो, तो हमें क्या चीज करनी। इनको आपको कोई दवा नहीं देनी, क्योंकि दवा मर्ज के लिए, इनको आपको एहतियात बतानी है, जैसे इलाज बिल ग़िज़ा, यानी इलाज का काम करना है बिल ग़िज़ा से। खाने जो इलाज का पहला मरहला है वो इलाज बिल ग़िज़ा है। इनको हाई प्रोटीन डाइट देनी है। अभी तो सब लोग मॉडर्न भी कहते हैं, अब यूनानी में क्या देनी है भाई, सालन या शोरबे वाला गोश्त जो कि सिरके में पका हुआ, ये लजीज भी रहता है। उसका एक लॉजिकल मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्या है। सिरका एसिडिक एसिड जो है प्रोटीन को डिनेचर्ड कर देता है। हम यूजुअली जाते हैं हमारे शादी ब्याहों के अंदर या किसी की चीज के अंदर, जो कबाबी होता है वो हमेशा सिरका मांगता है, उससे जूसी हो जाता है। बेसिकली क्या है, वो प्रोटीन को डिनेचर्ड कर देता है। जब डिनेचर्ड प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा तो उसका एसिमिलेशन ईजी हो जाएगा, और एसिमिलेशन ईजी होने से हमारे पेट को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हमारी कुव्वत जाजिबा को ज्यादा जोर नहीं लगाना, इजीली जज्ब हो जाएगा। तो इसलिए हाई प्रोटीन डाइट में हमने इसको इन्वॉल्व किया। माउस शहीद यानी जौ का पानी, माउल असल, ये सबको पता है कि सबसे पहले जो पहले बीमार होते थे उनको माउल असल यानी शहद का पानी 1:4 के रेशियो में दिया जाता था। तलबीना, जौ का दलिया नाश्ते में लेना। नबीज, मुरक्का या खजूर को रात को भिगो के 3 से 7 दाने सुबह खाने से बेहद फायदेमंद रहता है। ये इलाज बिल ग़िज़ा है। एक परहेज जो हकीमों की या फिर यूनानी की पहचान समझ लीजिए रहती है, और ये जरूरी भी रहती है। उसकी वजह है तबीयत का इतलात में हमने जब सबसे पहला फैक्टर कहा था, उस बदन इंसानी के लिए मखसूस है मिजाज, उसी अपने मिजाज पे रहे। तो यानी अगर हम बलगम बनाने वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, यानी जो मावीन बलगम
गजा होंगी उनका इस्तेमाल करेंगे तो भी हम बीमार पड़ने के इम्कानात यानी ससेप्टिबिलिटी जिसे हम कहते हैं हमारी बढ़ जाएगी। तो कोई भी वायरस है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम पे इफेक्ट करेंगे। रद्दी और कैनूस यानी ऐसी दवा जिसे आम जबान में लेडीज खुद ही बादी कह रही थी, बादी बनाने वाली दवा, या बादी बनाने वाली खाना का इस्तेमाल ना करा जाए। और एक एहतियात हम बताएंगे कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी उनको नहीं पीना चाहिए, उससे गले का जो मिजाज है वो बदलता है और वो गला जो है प्रोन हो जाता है इंफेक्शन के लिए। एक और हम बात करेंगे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, प्रोफाइलैक्टिक अप्रोच क्या रहती है। कोमोबिडिटीज मेक्स पर्सन प्रोन टू इंफेक्शन डिजीज। हम जानते ही हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको फिलहाल कोरोना नहीं है लेकिन उन्हें कोमोबिडिटीज है, उनको डायबिटीज है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको हाइपोथायराइडिज्म है, उनको ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको ओबेसिटी हो रही है, इसे भी कोमोबिडिटीज में गिनेंगे। ठीक है, तो वो लोग बहुत प्रोन है, ससेप्टिबल है कोरोना से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए। और यूनानी में तो हमेशा ही कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्यों ना कुछ ऐसी तदबीरें या कुछ ऐसी दवा उनको लिख के दें जिससे उनकी जो कोमोबिडिटीज के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी यानी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। हमारा तबीब होने का काम ही यही है कि तबीयत को खुश रखा जाए। तो इस चीज के लिए मैं जो सजेस्ट करता हूं और मैं अपने तजुर्बे में भी यूज करता हूं, इसके लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें हम तकवीत तो देंगे लेकिन आज़ा रईसा हो, उसमें किसी भी एक ऑर्गन पे नहीं जाएंगे। हमारा जो उसूल कुल्ली रहेगा तकवीत पहुंचाने का आज़ा रईसा के लिए, और हल्की खुश्की पहुंचानी है हमें। यानी अगर कोई गैर तबीयी मादा पहले से मौजूद है तो वो खुशक हो जाए हल्का, ठीक है, और आज़ा रईसा तकवीत पहुंच ले ताकि कोई सा भी आज़ा जो है वो ज़ईफ ना हो। आज जो बड़ी परेशानी आ रही है, सीक्यूडी की परेशानी आ रही है, जो एल्डरली, वो वजह यही है कि उनको ज़ौफ़ गुर्दा पहले से ही है, ज़ौफ़ मसाना है, ज़ौफ़ सदर है, ज़ौफ़ और बहुत सारे की ज़ौफ़ है। तो इसके लिए कुछ ऐसे खमीरे या माजून लिखी जाए। और एक थोड़ी सी बात ये भी है, हमें पेशेंट को थोड़ा काउंसिल भी करना है कि अगर आपको डायबिटीज है और आप एक चम्मच दवा माजून या शरबत माजून या खमीरा खा लेते हो तो आपकी शुगर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। इट्स बेटर टू अवॉइड। लेकिन अगर एक चम्मच आप खा लेते हो तो कुछ, क्योंकि आप एवरीथिंग जो भी चीज आप खा रहे हो जाके कन्वर्ट तो ग्लूकोज में यानी सिंपल शुगर में हो ही रही है, तभी आपकी एनर्जी चल रही है। प्रॉब्लम शुगर से नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन से है या फिर उसके मेटाबॉलिज्म से है। तो हमें उसको जहन में बताना चाहिए कि आप डरिए मत, एक आध चम्मच शुगर लेने से भी कुछ नहीं होता और उससे आपकी बेहतरी रहती है। खबीर आबरेशा हकीम अरशद वाला, ये तो सब लोग जानते हैं, ये बहुत बढ़िया इम्यूनोमॉड्यूलेटर किनके लिए, जिनको ऑलरेडी ज़ौफ़ सदर है, यानी इनको हाइपरटेंशन भी है, इनको सीओपीडी हो रही है, उनके लिए ये बेहद अच्छी दवा है। या फिर कोई भी ऐसी तकलीफ जो फेफड़ों से ताल्लुक रखती हो और दिल से ताल्लुक रखती हो, खमीरा आबरेशा हकीम अरशद वाला 5 ग्राम सिर्फ एक टाइम सुबह खाली पेट दे देने से बेहतरी रहती है। खमीरा आबरेशन शीरे उन्नाव वाला, ये ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी दवा है, उनको रेगुलर यूज करवाने के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। खास तौर से आप अपने मतलब में इनको यूज करवाने के लिए बोलिए एवरी चेंज ऑफ वेदर में, तो इनका एस्थमेटिक अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम दवा मुतदल जवार वाला, ऐसे पेशेंट जिनको हरकत नफसानी का काम ज्यादा है, साइकेट्रिकल इलनेस हो रही है, डिप्रेसिव इलनेस है, उनको बाइपोलर डिप्रेशन हो रहा है या न्यूरोसिस हो रही है या साइकोसिस हो रही है, उनको आपको दवा मुतदल जवार वाला देनी है। ये उनके लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। अब जवारी जानुलुस, ये भी एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर, लेकिन किन लोगों के लिए, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया हो रही है, डिस्लिपिडीमिया हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, दीगर जो है गाउटी आर्थराइटिस हो रहा है उनको, लेकिन जब परमानेंट नहीं हो, मतलब जब उनकी बीमारी ये मेंटेनेंस डोज के लिए है, थेरेपेटिक के लिए नहीं है। लबूब कबीर, अब इसका नाम सुनते ही सबको लगता है कि ये सिर्फ सेक्सुअल डायबिलिटी के लिए, नहीं, ये जनरल डायबिलिटी की मेडिसिन है। खास तौर से उन पेशेंट्स को जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, लागीर हो, उनके लिए लबूब कबीर बेहतरीन कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा है। इनकी डोजेज जो है थेरेपेटिक डोजेज नहीं रखी जाए, इनकी डोजेज ओडी डोज में रखिए और डोज कम रखिए। खमीरा आबरेशन की नॉर्मल डोज जो है 5 से 10 ग्राम है, तो हम इसको लोअर लिमिट पे 5 ग्राम दे देते हैं
हॉलीवुड। एक और दवा जो सब लोगों को दी जा सकती है, कोई भी ऐसी दवा जो उनके हाजमे को वक्ती तौर पे इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारी शाद में जवारी शामला हो गया, शाही हो गया, या मुरब्बा आमला हो गया, मुरब्बा हड़ हो गया, ये सब इनकी इम्यूनिटी को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक के यूनानी पार्ट के एंड पर हैं। अब मैं मॉडरेटर से चाहूंगा कि वो आए और इसको देख ले।